यह कैडर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए व्याख्याता द्वारा दिया गया है। इसके लिए व्याख्याता को किसी भी तरह का पार्टी के द्वारा आग्रह नहीं किया गया है या किसी भी तरह का अनुग्रह यानी कि आर्थिक सहयोग नहीं दिया गया है। इसमें अभिव्यक्त सभी मत वक्ता के अपने माने जाएंगे। इसे पार्टी का अधिकृत कैडर ना समझा जाए। यह व्याख्याता के पूर्वानुभव तथा कार्यकर्ता रहते किए गए कार्यों के आधार पर है। नवीनतम कार्यकर्ता के न्यूनतम कौशल्य को विकसित कर बसपा के कार्यकर्ता को समाज में काम करने तथा पूर्ण कॉन्फिडेंट के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए व्याख्याता द्वारा खुद से प्राप्त परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया गया प्रयास है, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी जेबीआई न्यूज चैनल तथा व्याख्याता की है। इसे पार्टी से नहीं जोड़ा जा सकता है। जय भीम दोस्तों, आप सभी बहुजन साथियों का, दोस्तों का जय भीम इंडिया न्यूज चैनल के इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बहुजन समाज पार्टी के इस कैडर में मैं संजय गौली आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज 15 मार्च है। मान्यवर कांशीराम जी की आज जयंती है। उनको सबसे पहले हम अभिवादन करते हैं। और जिस कैडर से मान्यवर कांशीराम जी ने इस बहुजन समाज के आंदोलन को पूरे देश में फैलाया, जय भीम का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। और एक बहुजन राजनीति में बहुजनों का, जो बहुजनों को जिस तरह स्थापित किया, तो उसकी बात ही कुछ अलग है। लेकिन आज हम कुछ अलग परिस्थिति से गुजर रहे हैं और सारे कार्यकर्ता ये मांग कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में कैडर शुरू होना चाहिए। तो इसी कड़ी में मैंने ट्विटर पर आप लोगों से वादा किया था कि मैं पहले कैडर लेता था। वो फॉर्मल कैडर और इस तरह के इनफॉर्मल कैडर में थोड़ा फर्क है, लेकिन फिर भी मेरी अपनी कोशिश, अपनी तरफ से मैं पूरी 100% 100% कोशिश करूंगा कि एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए ये जो कैडर मैं शुरू करने वाला हूँ, वो कैडर एक बेहतर कैडर के रूप में साबित हो। कम से कम एक अच्छा सा कार्यकर्ता इस कैडर से तैयार हो। तो सबसे पहले हम एक औपचारिकता के रूप में सबका परिचय जो फॉर्मल कैडर में होता है उस तरह का तो हम नहीं कर सकते, पर मैं अपना परिचय आप लोगों को अच्छी तरह दे सकता हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है संजय गौली और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है MA हिस्ट्री एंड B.Ed और मास कम्युनिकेशन, जो कि पत्रकारिता की डिग्री है। और इसीलिए मैंने बहुजन समाज पार्टी के लिए न्यूज चैनल शुरू किया था। फिलहाल मैं एक्स टीचर हूँ। मेरा शिक्षक की पेशा था और आज भी है, पर मैं जॉब पर नहीं हूँ। तो चलिए, ये मेरा परिचय हुआ। और ये कैडर आज क्यों शुरू किया गया, तो इसकी वजह आप सभी जानते हैं कि 2022 में जिस तरह उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की करारी हार हुई और इस हार के बाद कैडर की मांग उठी, तो मैं पहले कैडर लेता था। किसी कारणवश वो कैडर लेना अब बंद हुआ है, लेकिन कार्यकर्ताओं की डिमांड है और कार्यकर्ताओं को कैडर चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं हर जगह जाकर तो नहीं ले सकता हूँ, पर मेरे पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगर मैं इस पर वीडियो बनाऊं कैडर के, तो इससे कार्यकर्ताओं को लाभ होगा और कुछ ना कुछ प्रतिशत मेरा अपना योगदान, जिस मिशन को मैंने अपनी स्कूली अवस्था से देखा है, उसमें काम किया है,
उसमें मैं हमेशा अपना योगदान देते आया हूँ, तो मेरा भी कुछ योगदान इसमें बना रहेगा। तो इसीलिए मैंने इस कैडर के, मतलब ये कैडर तो कम से कम 10 घंटे का होगा, लेकिन 10 घंटे का एक साथ कैडर ना अब मैं दे सकता हूँ ना दूंगा, लेकिन इसके मैं 30-30 मिनट के कुछ एपिसोड बनाऊंगा। हो सकता है कम से कम 10 से 20 के आसपास एपिसोड होंगे। आपको ये सभी एपिसोड देखना पड़ेगा, और इस कैडर को जब आप सुनोगे देखोगे तो आप मेरे चेहरे को ना देखो, आप इस कैडर को सुनते वक्त मेरे शब्दों के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये शब्द ही महत्वपूर्ण है, ना कि मेरा चेहरा। तो महत्वपूर्ण बात है कि कैडर, हम कैडर क्यों करते हैं, कैडर की क्या जरूरत है, और कैडराइज कार्यकर्ता क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को आज केवल आप लोगों के साथ औपचारिक बात करूंगा। ये कैडर एक्चुअल कैडर नहीं है। यह सिर्फ हम जो शुरुआती बातें होती है वो शुरुआती बातें करने वाला हूँ, जो कि कैडर के लिए महत्वपूर्ण बात है। इस कैडर को आपको अकेले में सुनना है या कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर सुनना है। इसको ना बीच में छोड़ना है, क्योंकि कैडर क्लोज होता है, बंद दरवाजे के अंदर कैडर होता है। एक बार कैडर शुरू होने के बाद किसी को परमिशन नहीं होती है कि वो छोड़ दे। अगर आपको पसंद नहीं आता है या अगर आप बोर होते हो, क्योंकि ये मिशन से संबंधित है, महापुरुषों के विचारों के संबंधित है, ये कोई मनोरंजन नहीं है। तो जब तक आप मानसिक रूप से तैयार ना हो, इसे ना सुने। जब तक आपके पास 30 मिनट पूरे ब्लैंक नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तब तक आप कैडर को ना लगाएं। आप इसे सेव करके रख दीजिए। आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे एपिसोड में अब विशिष्ट अंतराल के बाद डालूंगा, क्योंकि मुझे भी इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन एक्चुअल कैडर क्या होगा, किस तरह इस कैडर को हम ऑपरेट करेंगे, किस तरह इस कैडर में क्या पढ़ाया जाएगा, हो सकता है कि आप लोगों को कुछ सुना हुआ लगे। बहुत सारे कार्यकर्ता जिन्होंने कभी पहले कैडर किया हो, उनके लिए इस कैडर में जो कुछ भी मैं बताने वाला हूँ उसमें कुछ नया ना हो, लेकिन जो कार्यकर्ता बिल्कुल नए नए पार्टी से जुड़े हैं उन कार्यकर्ताओं के लिए ये सब बहुत बढ़िया रहेगा, और उस कार्यकर्ता का बेस तैयार होगा। मैं पूरा कैडर देने वाला हूँ, मतलब हमारी विचारधारा से लेकर कि कार्यकर्ता कैसा हो और वर्तमान परिस्थिति में मैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मैं उतना ही बताऊंगा जितना एक ओपन प्लेटफॉर्म पर बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो बातें क्लोज डोर बताई जाएंगी वो बातें भी मैं आपको बताऊंगा, वो बातें यहाँ बिल्कुल नहीं बताई जाएंगी। उन बातों के लिए मैंने कल ही एक फेसबुक पेज बनाया है, मैं शायद इसकी लिंक अगर मुझसे हो सका तो मैं दूंगा, और इस तरह की बातें मैं फेसबुक पर लाइव आकर, पेज में लाइव आकर बताने की कोशिश करूंगा, और उसकी लिंक मैं आप लोगों को दूंगा। आप उसके लिए आप लोगों को उस फेसबुक पेज को लाइक करके रखना पड़ेगा, तो शायद आपको वहाँ मिल जाएगी। उसकी जानकारी भी मैं आपको शायद अगले वीडियो में, या जब भी मैं वीडियो आपके लिए लाऊंगा तो उस वीडियो में दूंगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कैडर, सबसे पहली बात हम करेंगे कैडर क्या होता है, और बहुजन समाज पार्टी को कैडराइज क्यों कहते हैं। कैडर यानी प्रशिक्षण, प्रशिक्षण यानी हम आप लोगों को, या मुझे जो कुछ भी मिला है, मैं भी कैडराइज कार्यकर्ता हूँ। तो कैडराइज कार्यकर्ता की क्या पहचान होती है, तो सबसे पहले समझिए कैडर, कैडर यानी प्रशिक्षण। आप सभी को पता है कि हर कोई व्यक्ति जो प्रशिक्षित होता है वो अपने काम में एक्सपर्ट बन जाता है। यानी कि कार्यकर्ता जब कार्यकर्ता को प्रशिक्षण मिलेगा, अगर कार्यकर्ता प्रशिक्षित होगा तो वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। उसे हर एक सिचुएशन में किस तरह बिहेव करना है और किस सिचुएशन में कौन सा निर्णय लेना है, इसकी जानकारी, इसका उसका ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा इस कैडर के माध्यम से। क्योंकि मैं इस कैडर में एक कार्यकर्ता किस तरह का होना चाहिए, कार्यकर्ता की किस तरह के प्रकार होते हैं, मिशनरी कार्यकर्ता कैसा होता है, मशीनरी कैसा होता है, एम्बिशियस कार्यकर्ता कैसा होता है, और कौन कार्यकर्ता अपना कितना योगदान देता है, और मिशनरी कार्यकर्ता की क्या स्पेशलिटी होती है। तो इससे आपको ये मदद मिल जाएगी कि आप किस कैटेगरी के कार्यकर्ता हो। तो ये भी बहुत जरूरी है कि कैडर में कार्यकर्ता को समझना। कार्यकर्ता
जब प्रशिक्षित हो जाता है तो वो अपने आप को किस कैटेगरी में पाता है इसका ज्ञान उसे हो जाता है। तो इसीलिए कैडर बहुत महत्वपूर्ण है। और जितने भी कैडर लोग होते हैं आप देखते होंगे, जितने भी बसपा के कैडराइज कार्यकर्ता है वो पार्टी को नहीं छोड़े हैं, चाहे पार्टी किसी भी हाल में हो और चाहे उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी स्थिति पार्टी में गुजरी हो, वो मिशन से पूरी तरह जुड़े होते हैं। और किसी प्रकार अगर उन पर मिशन छोड़ने का वक्त आता है तो शायद उनको कितना दुख होता है इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए कैडर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम इस कैडर में क्या, हमारा सिलेबस क्या रहेगा, हम इस कैडर में, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा हंस खेल कर आप लोगों से बात करने की। जब एक्चुअल, जैसे हम एक्चुअल सिलेबस को शुरुआत करेंगे तो वो मैं करूंगा, मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा, मैं हंसते खेलते हुए इस कैडर को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस कैडर में हम क्या करने वाले हैं, जिससे आपकी आइडिया क्लियर हो जाएगी, आपको समझ में आएगा कि ये जो 20 एपिसोड का जो कैडर आने वाला है, इस कैडर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, हमें क्या क्या मालूमात होने वाली है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा इतिहास। आप लोगों को पता चल गया है कि मेरा क्वालिफिकेशन, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ हिस्ट्री में। तो लेकिन मैं पूरा सब डिटेल में नहीं जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि जितना जरूरी है उतना ही आप लोगों को बता सकूं। जो कि हमारे महापुरुषों का जो इतिहास है, ये मिशन कोई आज की नहीं है। ये बात पहले आप ध्यान में रख दीजिए कि जो मिशन कांशीराम ने शुरू की, ये कांशीराम जी की मिशन नहीं है, ये महापुरुषों का मिशन है। और कांशीराम जी भी एक हमारे लिए महापुरुष है। ये मायावती का मिशन नहीं है, ये हम सब का मिशन है और हम सबको चलाना है। ऐसा नहीं है कि ये कांशीराम काम करता रहेगा, मायावती काम करती रहेगी और हम घर में आराम करेंगे और सत्ता में आएंगे। सत्ता केवल साधन है, सत्ता हमारा साध्य नहीं है। हमें सत्ता तक पहुंचना हमारा कोई मोटो नहीं है, इस मिशन का मोटो नहीं है। इस मिशन का मोटो है सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन। हमें सामाजिक परिवर्तन चाहिए। हम इस कॉन्सेप्ट को भी इस कैडर में समझने वाले हैं। जब आप समझेंगे ना तो आप इतना सोच में पड़ जाओगे कि ये सामाजिक जो एक लाइन नजर आती है, सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन, पर इसका सार अगर आप देखोगे तो हौचक के, मतलब भौचक के रह जाओगे कि बाप रे बाप ये क्या है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा मिशन है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले इतिहास, भगवान बुद्ध से लेकर मान्यवर कांशीराम जी से लेकर मायावती तक। ये जो मिशन है, इस मिशन में कम से कम 109 महापुरुषों का योगदान है, जिन्होंने इस बहुजन के मिशन को अपने अपने काल में अपना अपना योगदान देकर आगे बढ़ाया है। निरंतर से ये मिशन बहुत प्राचीन काल से, चारवाक से लेकर शुरू होता है। तो हम इस मिशन के इतिहास को पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना हमें जरूरी है, एक कार्यकर्ता को जितना जानना जरूरी है उतना ही हम पढ़ेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम आरएसएस का जितना हमसे हो सकता है उतना हम डिटेल स्टडी करेंगे। आरएसएस के सारे विंग्स को पढ़ेंगे, आरएसएस किस तरह काम करती है, आरएसएस की जो फूट डालो राज करो नीति है उसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम ब्रिटिश काल को पढ़ेंगे। ब्रिटिश काल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों को पढ़ेंगे, किस तरह उनके संघर्षों ने हमें हमारे आज़ादी के बाद अधिकारों को दिलाया, उसकी भी हम जानकारी लेंगे। आरएसएस की डिटेल जानकारी लेंगे। उसके बाद इस मिशन को मात देने के लिए किस तरह समांतर लोगों को खड़ा किया, जैसे कि कांग्रेस ने जगजीवन राम को, अभी फिलहाल में चंद्रशेखर आजाद को, और बहुत सारे लोग हैं, रामविलास पासवान। इन नेताओं का क्या काम है, किस तरह इन लोगों का उपयोग बहुजन मिशन को तोड़ने के लिए किया जाता है, इसका भी हम किस तरह इन नेताओं को उपयोग में लाकर बहुजन मिशन को तोड़ा जाता है, किस तरह इनका उपयोग होता है या किया जाता है, इसकी भी जानकारी हम
पूरी लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, बाबा साहेब का जो मिशन था रिपब्लिकन पार्टी के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह उसका पतन हुआ है ये हम जानेंगे। उसके बाद हम जितने इज़म है यानी कि वाद है, जैसे साम्यवाद है, समाजवाद है, गांधीवाद है, इन सारे इज़म की हम जानकारी लेंगे। इस इज़म में हमको कौन से इज़म ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है इसकी हम जानकारी लेने वाले हैं। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन के फार्मूले की हम जानकारी लेंगे, अर्थव्यवस्था हम जानेंगे, समाज व्यवस्था जानेंगे, भारतीय लोकशाही को हम, जो हमारी डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी की हम जानकारी लेंगे कि किस तरह की हमारी डेमोक्रेसी है। हमारे संविधान की हम जानकारी लेंगे, हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पॉलिटिकल सिस्टम में किस तरह की व्यवस्था है, शासन, प्रशासन, न्याय व्यवस्था, इसकी हम जानकारी लेंगे। समाज व्यवस्था में हम सामाजिक संरचना की जानकारी लेंगे। जातीय सिस्टम जो है उस जाति व्यवस्था की हम जानकारी लेंगे। धर्म की जानकारी लेंगे, धर्म की हमारे को कितनी आवश्यकता है इसकी भी हम जानकारी लेंगे। उसके बाद हम हमारे फॉरेन पॉलिसीज की भी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है जिसे हम विदेश नीति कहते हैं, हम इस विदेश नीति की भी हम जानकारी लेंगे। इस हमारे विदेश नीति को किस तरह निर्धारित किया जाता है और विदेश नीति का हमारे देश के अंतर्गत बाहर की घटनाओं का क्या परिणाम होता है, जो इन सारी बातों को हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो इसलिए मैं ये फास्ट बता रहा हूँ, इनमें से हो सकता है 1 या 2 पॉइंट के लिए मैं 30 मिनट आपके या 35 मिनट आपके लेने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल हमारा सिलेबस क्या होगा इसकी मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ या दे रहा हूँ। दूसरी बात, राजकीय सत्ता हमारा साधन ही साधन है। तो राजकीय सत्ता क्या करती है, किस तरह राजकीय सत्ता किसको क्या देना चाहिए, किस तरह हमारे हर सिस्टम में राजकीय पॉलिटिकल पावर दखल देती है। क्यों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज अ मास्टर की बाय विच वी कैन ओपन एन एनी लॉक ऑफ आवर प्रॉब्लम, यानी कि हमारे हर प्रॉब्लम की गुरु किल्ली सत्ता से कैसे गुजरती है, सत्ता एग्जैक्ट क्या करती है, सत्ता क्यों जरूरी होता है, दबावगट क्या होते हैं, उसके बाद गैर राजनीतिक जड़ें क्या होती है, हमारी कौन सी गैर राजनीतिक जड़ें है, ये सारा हम इसका पूरा चिट्टा पट्टा हम इस कैडर में देखने वाले हैं। मान्यवर कांशीराम जी का जो फार्मूला है 1585 का, उस फार्मूले को भी हम चर्चा करेंगे, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। ब्राह्मणों की नीति, मनुवाद क्या होता है, ब्राह्मणवाद क्या होता है, किस तरह इस देश में शुरुआत से लेकर अब तक ये जो संघर्ष रहा है उच्च वर्गीय और बहुजन अकवा, इन संघर्ष की हम पूरी मतलब जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और आखिरी में हम बहुजन समाज पार्टी, मान्यवर कांशीराम जी की बात, और सबसे आखिरी में हम बहुजन समाज पार्टी और मान्यवर कांशीराम जी की बात करेंगे। उसमें हम बहुजन समाज पार्टी के समक्ष आज कितनी मुश्किलें हैं उसकी हम चर्चा करेंगे और इन मुश्किलों को हम कैसे हल कर सकते हैं। एक्चुअल पॉलिटिकल राजनीति क्या होती है, बहुजन समाज पार्टी जब राजनीति करती है तो कैसा राजनीति करती है, वो अपने थ्योरी में, और जब प्रत्यक्ष राजनीति करती है उसमें कहाँ तक हमें भेद नजर आता है। उन सारी बातों को हम पूरे मतलब डिटेल हम उसका स्टडी करने की कोशिश करेंगे और इस तरह हम अपने कैडर को पूरा करेंगे, हमारे कैडर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और इन सारे बातों को जब हम करेंगे तो हमारी कोशिश ये होगी कि ये सब हंसी खुशी के माहौल में कंप्लीट हो, आप लोगों को कहीं पर भी ऐसा ना लगे कि हम बोर हो रहे हैं। और दूसरी बात, अब ये जो चैनल है जय भीम इंडिया न्यूज चैनल, मैंने 4 दिसंबर 2021 को शुरू किया था। ये चैनल इसलिए शुरू किया था कि मेरे पास पत्रकारिता की डिग्री थी, लेकिन मैंने उसको उपयोग में नहीं लाया था। लेकिन जब मेन स्ट्रीम मीडिया या जो कांग्रेसी मीडिया है वो जब 2022 के चुनाव में बीएसपी को कहीं पर भी नहीं दिखा रहा था, पूरी तरह निग्लेक्ट कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मेरी जो जर्नलिज्म की डिग्री है या मेरा जो जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है, अगर मैं इस
सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अगर मैं इसको यूटिलाइज करता हूँ तो बहुत अच्छी बात होगी। इससे मैं सोशल मीडिया को नीला करने में अपना सहयोग दूंगा और इसी उद्देश्य को लेकर मैंने केवल बहुजन समाज पार्टी का प्रचार और प्रसार करने के लिए, क्योंकि मैं अपने ऊपर से बीएसपी के कार्यकर्ता के टैग को नहीं हटा सकता। ये चैनल बीएसपी का था, बीएसपी का है, बीएसपी का रहेगा। ये मैंने केवल बीएसपी के लिए शुरू किया था। अब हो सकता है कि न्यूज जो चैनल है इसलिए मैं कोई अलग तरह के स्टोरीज भी इस चैनल पर आएंगी, क्योंकि न्यूज चैनल है, लेकिन ये चैनल बीएसपी के लिए काम करता रहेगा। मैं इसका आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से अभिवचन देता हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। और दूसरी बात, अब ये चैनल मोनेटाइज होने वाला है, ये 2-4 दिनों में मोनेटाइज होएगा। तो हमारे इस वीडियो में बहुत सारी ऐड आएंगी। जब मैं 30-30 मिनट की वीडियो डालूंगा तो हो सकता है कि 5-6 ऐड आए। तो हमारा अर्निंग का जो सोर्स है वो इसी ऐड के माध्यम से आता है। तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि कृपया इन जो ऐड आएंगी उन ऐड को आप स्किप ना करें। ऐड देखें, मतलब आप ऐड की तरफ ना देखें, लेकिन आपके मोबाइल में चलने दें, जिससे कि हमको रेवेन्यू आएगा। मैं दूसरा और एक वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों को कभी भी 1 रुपया नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने मिशन को अपने जेब से पैसा खर्च करके चलाया है। खुद मैं जब स्टूडेंट था तब मेरे माँ बाप ने मुझे पैसा दिया है, हमने मिशन के लिए पैसा दिया है, मिशन से लिया नहीं। लेकिन आज जब हमारी रोजी रोटी चलने वाली है तो यूट्यूब इस माध्यम से पैसे देगा, तो कृपया आप ऐड को स्किप ना कीजिए। हो सकता है कि यही आपके तरफ से हमारे लिए योगदान हो कि कुछ ना कुछ आप हमें दे रहे हैं, ऐसा समझ के इन आने वाली ऐड को देखिए। इससे हमें पैसा आएगा, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो हमें और प्रोत्साहन मिलेगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा। तो मैं इसी के साथ आज का ये जो टॉपिक है ये ख़त्म करता हूँ और आप सभी लोगों से